21 नीरव के आगे आई नित्या की असली पहचान। अभी नित्या और श्रेष्ठ उनकी जगह पर बैठे हुए थे, पर नित्या का दिल न जाने बहुत घबरा रहा था। उसे बार बार ये फीलिंग आ रही थी कि कुछ तो होने वाला है, पर उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि क्या होने वाला है और कहाँ गड़बड़ हो रही है। तभी नित्या ने अपने दोनों हाथ आपस में उलझा लिए और अपने मन ही मन बोली, गनु बाप्पा, पता नहीं मुझे एक अजीब सी बेचैनी हो रही है, और ये क्यों हो रही है मैं खुद नहीं जानती। मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, बस सब ठीक रखना। जहां नित्या अभी उसके ख्यालों में खोई हुई थी, वही श्रेष्ठ का ध्यान उस पर ही था। श्रेष्ठ नित्या के हर एक एक्सप्रेशन को नोटिस कर रहा था। वो ये बात भी समझ पा रहा था कि कुछ तो है, ऐसी कोई तो बात है जो नित्या को परेशान कर रही है, उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही है। श्रेष्ठ काफी देर तक चुप रहा, पर अभी भी और चुप नहीं रह सकता था, इसीलिए उसने नित्या से इस बारे में बात करने का सोचा। श्रेष्ठ ने नित्या के आपस में उलझे हुए हाथों को अपने हाथों में लिया और अगले ही पल उसके चेहरे पर के एक्सप्रेशन थोड़े डार्क और चिंता भरे हो गए। श्रेष्ठ अपनी सीरियस और थोड़ी चिंता भरी आवाज में नित्या से बोला, नित्या, तुम्हारे हाथ ऐसे एकदम से ठंडे क्यों पड़ रहे हैं? कोई प्रॉब्लम है तो तुम बिना किसी झिझक के मुझे बता सकती हो। वैसे नित्या को ये श्रेष्ठ के साथ शेयर तो करना था, पर वो सोच रही थी कि वो अपनी वजह से श्रेष्ठ को तकलीफ कैसे पहुंचा सकती है, तो इसीलिए वो चुप थी। नित्या को चुप देखकर श्रेष्ठ फिर एक बार अपनी प्यार भरी आवाज में बोला, नित्या, क्या हुआ है? तुम बहुत खोई खोई सी लग रही हो, तब भी तुम्हारी हालत मुझे कुछ ठीक नहीं लगी। तुम ठीक हो ना? श्रेष्ठ की अपने लिए चिंता देखकर नित्या को दिल से काफी अच्छा फील हो रहा था, पर वो श्रेष्ठ को उसके डर के बारे में कुछ भी नहीं बता सकती थी, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने श्रेष्ठ को बता दिया तो कहीं ना कहीं वो खुद भी इस वजह से परेशान होने लगेगा, जो नित्या बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। नित्या श्रेष्ठ को अपनी प्यारी सी स्माइल देकर बोली, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ श्रेष्ठ। शादी की वजह से इतनी भाग दौड़ हुई है ना, तो हो सकता है कि इसकी वजह से ही मुझे थोड़ी घबराहट हो रही हो, पर आप ज्यादा चिंता मत करिए, मैं ठीक हूँ। जब श्रेष्ठ ने नित्या की ये बात सुनी, वो नित्या की तरफ झुका और फिर उसके गालों पर किस करने के बाद उसके कानों में बोला, यू हैव टू बी नित्या, मेरे लिए। मैं तुम्हारे इतने करीब आने के बाद तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दे सकता। हम दोनों के एक होने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। उसकी बातों से नित्या की बॉडी में एक कर्ट सा फैल गया और उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। श्रेष्ठ नित्या के चेहरे पर अपने प्यार का असर देखकर काफी खुश हो रहा था। वही लिविंग रूम में तारिका उन दोनों की बातें सुन रही थी, और जो सच उसने उन दोनों से सुना था उसे सुनकर वो अभी सदमे में भी थी। तभी देवजी तारिका की तरफ देखकर बोले, नहीं, उस पागल को इतना भी पता नहीं कि हम उसके मम्मी पापा नहीं हैं। वो बचपन से हमें ही उसका माँ बाप समझते आ रही हैं। अचानक से वो दोनों हस्बैंड वाइफ हंसने लगे और सीमा जी बोली, अब वो बिन दिमाग की लड़की है तो हम भला क्या ही कर सकते हैं। अरे उसको भी ये बात सोचनी चाहिए ना कि कोई भी पेरेंट्स अपने एकलौते बच्चे के साथ इतना बुरा बर्ताव कैसे करेगा। अब तो तारिका भी नित्या को बेवकूफ़ समझने लगी थी और उसे भी नित्या पर हंसी आ रही थी। अचानक से देव जी की हंसी रुक सी गई और उनके चेहरे के सभी फेस एक्सप्रेशन बदल से गए। उनके चेहरे पर अभी घिनौनी सी स्माइल आई और वो अपनी अजीब सी शक्ल बनाकर तारिका से बोला, कुछ भी हो जाए पर कोई बाप अपनी खुद की बेटी को गलत तरीके से छुएगा नहीं। जब तारिका ने देव जी की ये बात सुनी, उसके होश उड़ गए और वो अपनी बेहद ही शौकन आवाज में उनसे बोली, मतलब आपने उसके साथ अंडस्को? उन्होंने अपना सिर नामे हिलाया और अपनी गुस्से भरी आवाज में बोले, नहीं किया। हमेशा बच जाती थी और यही गलती थी कि वो बच जाती, वरना हम उसका वो वीडियो वायरल करके आज पैसों में खेल रहे होते। ये सुनते ही तारिका ने अपना सिर हिलाया और उन दोनों से पूछा, अच्छा उसके असली पेरेंट्स कौन हैं? अब देव जी तारिका को उसका अगला शौक देते हुए बोले, अनिका जी के भाई आयुष शेखावत और भाभी जाह्नवी शेखायत। जैसे ही उसने ये बात सुनी, वो अपनी जगह पर से उठ खड़ी हुई। व्हाट? सीमा जी ने भी देव जी की बातों से एग्री करते हुए अपना सिर हिलाया और बोली, हाँ। आगे देव जी ने तारिका को बताया, ये वही लड़की है जो पैदा होने के कुछ ही मिनटों बाद हॉस्पिटल से गायब हुई थी और उसे गायब करने वाला मैं ही था। तारिका अब बेहद चौंक गई, क्योंकि जिस नित्या को वो मिडिल क्लास समझ रही थी वो पूरी दुनिया में दूसरे नंबर की रिचेस्ट फैमिली से बिलोंग करती थी। आयुष शेखावत श्रेष्ठ के छोटे मामू थे, जो अनिका जी से 3 साल बड़े थे, और आयुष शेखावत से भी बड़े करण शेखावत फैमिली के सबसे बड़े बेटे थे। शेखावत फैमिली बिजनेस में अग्निवंशी फैमिली के बाद आती थी। तारिका के लिए ये सब कुछ एक सपने की तरह ही था। उसने शायद अपने सपने में भी नहीं सोचा थे कि नित्या श्रेष्ठ के मामू की ही बेटी निकलेगी,
जिसे पूरी शेखावत फैमिली यहाँ तक कि अग्निवंशी फैमिली बरसों से ढूंढने की कोशिश में लगी हुई है। तारिका के शैतानी दिमाग में अभी लाखों सवाल चल रहे थे, जिनके जवाब उसे उन दोनों से जानने ही थे। उसी के चलते तारिका ने देव जी से पूछा, पर आपने ऐसा क्यों किया? क्या आपकी कोई दुश्मनी थी आयुष शेखावत से? जैसे ही देव जी ने तारिका का ये सवाल सुना, गुस्से की वजह से उन्होंने अपनी मुट्ठियां कस ली और अपनी आंखों से आग उगलते हुए अपनी गुस्से भरी आवाज में बोले, हाँ, वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है और उसी की सजा मैंने इतने साल उसकी बेटी को दी, अब शादी के बाद भी दूंगा। तारिका उनकी बात सुन रही थी, वही वो अपनी बात आगे कंटिन्यू करते हुए बोले, उस लड़की को क्या लग रहा है कि श्रेष्ठ से शादी करने के बाद वो बच जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। अब तो उसे उसकी फैमिली के आगे जलील नहीं किया तो मैं भी देव माथुर नहीं। जहां वो लोग बातें कर रहे थे वही उनकी बातें कोई और भी सुन रहा था और वो नीरव था जिसने उन तीनों की पूरी बातें सुनी थी। जब उसे पता चला कि नित्या उसके आयुष मामू की खोई हुई बेटी है, वो पूरी तरह से शॉक्ड हुआ। अभी उसकी आंखों में नमी थी क्योंकि जितना प्यार वो अपनी बहन को करता था शायद उसके दूसरे भाई करते हो। भले ही नीरव ने उस नन्ही सी बच्ची को नहीं देखा, उसे कभी अपनी गोद में नहीं उठाया, पर जब वो उसके मामी के पेट में थी तब से नीरव ने उसके साथ अपनी बॉन्डिंग काफी स्ट्रांग की, पर आज उसने अपनी उसी छोटी बहन को नहीं पहचाना और उस पर इतने घटिया इल्जाम लगाए जिससे अब उसे खुद पर घिन आने लगी थी। देव जी की बात सुनकर नीरव अपने सिर पर हाथ रखकर खुद को कोसते हुए बोला, को नित्या आयुष मामू की बेटी है। ओह गॉड, आई वॉज सो रॉन्ग अबाउट हर। और आज सुबह मैंने ना जाने गुस्से और नफरत में उसे क्या कुछ नहीं बोला। अचानक से उसकी आंखों में आग झलकने लगी और वो खुद से ही बोला, अच्छा हुआ जो भाई ने मेरी खाल खींच ली, मैं इसी लायक हूं, पर अभी ये सब सोचने का वक्त नहीं है। मुझे अभी जाकर ये सच भाई को बताना होगा। वो वहां से जाने ही वाला था कि अचानक से उसका धक्का वहां रखे टेबल को लगा, जिस वजह से आवाज हुई और उन तीनों का ध्यान नीरव पर पड़ा। जैसे ही उन्होंने नीरव को वहां देखा उनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। इससे पहले नीरव वहां से जाता, देव जी नीरव के आगे आए और उसकी तरफ देखकर बोले, कहाँ जा रहे हो नीरव? उनको अपने आगे देखकर नीरव थोड़ा घबरा गया, पर वो पीछे नहीं हटा। उसकी आंखों में अभी उन्हें डर नहीं सिर्फ गुस्सा और नफरत ही दिखने लगी थी, जो उन तीनों के लिए थी। तभी तारिका नीरव के पास आई और अपनी एक उंगली से उसे छूते हुए अपनी बेसुरी आवाज में बोली, इतना बड़ा राज पता चलने के बाद तुम्हें क्या लग रहा है कि हम तुम्हें ऐसे ही जाने देंगे? बिल्कुल भी नहीं। 22 ये लोग उसे जान से मार देंगे। अभी नीरव वही उन तीनों के आगे खड़ा था और उसकी आंखों में आग नजर आ रही थी। नीरव उन तीनों को अपनी गहरी सर्द आंखों से घूरते हुए बोला, तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे और मैं तुम तीनों का सच भाई को बताकर ही रहूंगा। नीरव की बात सुनकर देव जी अपना एक एक कदम निक की तरफ बढ़ाते हुए बोले, यहाँ से बचकर गए तो बताओगे ना? तभी निक ने देव जी को पीछे धक्का दिया और बोला, कोई मुझे नहीं रोकेगा। इसी के साथ वो वहां से भागने लगा। देव जी अपनी गुस्से भरी लाल आंखों से निक की तरफ देखते हुए उन दोनों सीमा जी और तारिका से बोले, रोको उसे, अगर उसने ये बात बाहर बता दी तो हम मरेंगे और श्रेष्ठ हम में से किसी को नहीं छोड़ेगा। अभी नीरव भाग तो रहा था पर उसे शायद ये अंदाजा लग चुका था कि वो श्रेष्ठ तक नहीं पहुंच पाएगा। नीरव ने अपना फोन निकाला और उसमें झट से श्रेष्ठ का नंबर मिलाया। इधर श्रेष्ठ बिजी था, पर जब उसने अपने फोन की वाइब्रेशन महसूस की उसने झट से अपना फोन देखा जिसमें नीरव का नाम फ्लैश हो रहा था। नीरव का कॉल देखकर श्रेष्ठ का मुंह बन गया, जो नित्या ने देख लिया था। नित्या श्रेष्ठ की तरफ देखकर बोली, क्या हुआ श्रेष्ठ, और किसका फोन है जो आपका ऐसे मुंह बन गया? इस पर श्रेष्ठ अपनी थोड़ी चिढ़ी हुई आवाज में नित्या से बोला, और कौन हो सकता है नित्या, तुम्हारा प्यारा देवर और मेरे कमीने भाई का फोन है। नित्या श्रेष्ठ की तरफ देखकर बोली, अरे तो आप वेट किस बात का कर रहे हो, उठाओ ना। श्रेष्ठ ने अपना सिरना में हिलाया और बोला, नहीं अंडस्को। अब नित्या ने उसे अपनी पपी डॉग आइज दिखाए, जिसके आगे वो बेचारा कुछ ना बोल सका और उसने फोन उठाया। जैसे ही उसने फोन अपने कान पर लगाया, उसे निक की डरी हुई आवाज सुनाई दी, हेलो भाई। नीरव की ऐसी आवाज सुनकर श्रेष्ठ को थोड़ा अजीब लगा, पर वो अपनी प्लेन आवाज में बोला, क्या है? तभी नीरव बिना वक्त गवाए अपने बड़े भाई से बोला, भाई मेरी बात ध्यान से सुनिए, नित्या को अंडस्को। नित्या का नाम सुनते ही श्रेष्ठ का पारा चढ़ गया और वो नीरव की बात सुने बिना ही उस पर भड़कते हुए बोला, शट अप नीरव, तू अभी भी उसके खिलाफ ही बोलेगा। नीरव भागकर बाहर तो आया पर अभी भी वो श्रेष्ठ तक नहीं पहुंचा था। नीरव आगे श्रेष्ठ से बोला, नहीं मैं उसके खिलाफ नहीं बोल रहा, आपको सिर्फ अलर्ट कर रहा हूं। नित्या को सेफ रखिए, उसकी जान खतरे में है।
ये लोग उसे जान से मार देंगे। नीरव की ये बात सुनते ही श्रेष्ठ अलर्ट हुआ और अपनी जगह पर से उठते हुए बोला, ये तू क्या बोल रहा है और कौन मेरी नित्या को मारना चाहता है? नीरव आगे बोला, नित्या के पांडस को आह। इससे पहले वो कुछ बोल पाता, देवजी ने डंडे से नीरव के सिर पर हमला किया, जिस वजह से नीरव के सिर से खून निकलने लगा और वो वहीं गिर गया। इससे पहले किसी का ध्यान उन पर जाता, वो वहां से गायब हुए और निक वहां दर्द में तड़पते हुए पड़ा रहा। जब श्रेष्ठ ने निक के चीखने की आवाज सुनी, वो घबरा गया और बोला, नीरव, हेलो निक। निक आगे से कुछ भी नहीं बोल रहा था, जिस वजह से श्रेष्ठ पागल सा हो गया और उसे ऐसे देखकर नित्या ने उससे पूछा, श्रेष्ठ क्या हुआ? इससे पहले वो नित्या को कुछ बताता, उसे एंट्रेंस पर भीड़ दिखी। एंट्रेंस पर इतनी भीड़ देखकर नित्या कंफ्यूज होते हुए श्रेष्ठ से बोली, वहां भीड़ कैसे? इस पर श्रेष्ठ ने नित्या का हाथ पकड़ा और बोला, चलो देखते हैं और तुम मेरा हाथ मत छोड़ना। नित्या ने अपना सिर हिलाया और वो दोनों भीड़ को चिरते हुए आगे बढ़ने लगे। उनके पीछे पीछे दक्ष जी और अनिका जी भी वहां आए और जब उन चारों की नज़र खून से लथपथ नीरव पर पड़ी, उनके पैरों तले की जमीन ही खिसक गई। नित्या डर और शौक की वजह से अपने मुंह पर हाथ रखकर बोली, नीरव। वही जब अनिका जी ने अपने बेटे को उस हालत में देखा, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो नीरव के पास बैठ गई। उन्होंने नीरव के खून से सने सिर को अपनी गोद में रखा और उसके गालों को थपथपाकर उसे उठाने की कोशिश करते हुए बोली, नीरव, उठो ना बेटा, क्या हुआ तुम्हें? इतना ब्लड देखकर नित्या की आंखें फटी की फटी रह गई और वो अपनी डरी हुई आवाज में बोली, खून। अनिका जी ने दक्ष जी और श्रेष्ठ की तरफ देखा और रोते हुए उनसे बोली, दक्ष, श्रेष्ठ देखो इसे क्या हुआ? श्रेष्ठ अपने मॉम के पास बैठा और उनका हाथ पकड़कर उन्हें यकीन दिलाते हुए बोला, मॉम आप डरिए मत, इसे कुछ नहीं होगा, हम अभी हॉस्पिटल चल रहे हैं। अनिका जी ने अपना सिर हिलाया और फिर श्रेष्ठ ने अपने डैड की हेल्प से नीरव को उठाया और वहां से चला गया। अनिका जी और नित्या भी उनके साथ ही गई। उन लोगों के वहां से जाते ही सीमा जी अपनी तेज स्माइल के साथ अपने पति और तारिका से बोली, अब आएगा असली मजा, अब से नित्या के टॉर्चर यहाँ भी शुरू होंगे। उनकी बातों से सहमत होते हुए देव जी बोले, हाँ, चिंगारी तो हमने लगा दी, बस उसे हवा देकर ज्वालामुखी बनाना है ताकि वो ज्वालामुखी उस नित्या को पूरी तरह से राख कर दे। तारिका ने उन दोनों की बात सुनी और अपनी शैतानी स्माइल के साथ उन दोनों से बोली, चलो फिर हम ही इन्हें काम कर देते हैं। इसी के साथ वो सब भी हॉस्पिटल के लिए निकल गए। हॉस्पिटल में वो नीरव को लेकर वहां आए और अग्निवंशी फैमिली को वहां देखते ही वहां के सीनियर डॉक्टर भागते हुए उनकी तरफ आए। जब श्रेष्ठ ने सीनियर डॉक्टर को देखा, वो अपनी प्लेन आवाज में उनसे बोला, डॉक्टर, मेरे भाई को कुछ नहीं होना चाहिए, अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। इस वक्त श्रेष्ठ की आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था और इसी वजह से उन्हें सीनियर डॉक्टर थोड़ा डर भी लगने लगा। वो अपने डर को काबू में करते हुए श्रेष्ठ से बोले, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे मिस्टर अग्निवंशी, आप चिंता मत करिए। इसी के साथ वो लोग नीरव को ओटी में लेकर गए और वो चारों वहीं खड़े होकर ओटी की तरफ देखने लगे। अब वहां वो तीनों भी आ गए और इस वक्त उनके साथ बुआ दादी भी थी। बुआ दादी वहां आई और उन्होंने पहले नित्या की तरफ देखा, जिसने श्रेष्ठ का हाथ पकड़ रखा और श्रेष्ठ ने उसे साइड हक किया था। भले ही नीरव नित्या के साथ जैसे भी बिहेव कर रहा था, पर नित्या तो वैसी नहीं थी और उस पर अब से नीरव के साथ भी उसका एक रिश्ता बंध गया था, जिसके बाद नित्या अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं भूलना चाहती थी। तेईस माँ पापा, श्रेष्ठ, मैंने कुछ भी नहीं किया। अभी वो सब हॉस्पिटल में ओटी के सामने थे और अंदर डॉक्टर नीरव के साथ ओटी में थे। जहां श्रेष्ठ की पूरी फैमिली निक के लिए परेशान थी, वहीं उन तीनों, नित्या के फेक पेरेंट्स और तारिका के चेहरे पर शैतानी स्माइल थी। वहां तारिका की दादी भी मौजूद थी, जो मौका देखकर अग्निवंशी फैमिली के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम करने के फिराक में थी। अभी शायद उनको सही मौका लगा और वो अनिका जी से बोली, देखा अनिका, कल तुम अपने घर नई बहू लेकर आई और आज तुम्हारा बेटा हॉस्पिटल में अपनी जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। उनकी बातें सुनकर सबकी नजरें उनकी तरफ ही मुड़ी और नित्या अपनी आंसू भरी आंखों से बुआ दादी की तरफ ही देखने लगी, जिन्होंने उस पर फिर से इल्जाम लगाया था। बुआ दादी अपनी नफरत भरी नजरों से नित्या को घूरते हुए अनिका जी से बोली, अरे अब तो कुछ समझो कि ये लड़की तुम्हारे घर, तुम्हारे परिवार के लिए ठीक नहीं है। उनकी बातों से उन तीनों, श्रेष्ठ और उसके पेरेंट्स, का दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका था। वो तीनों पहले ही निक के लिए परेशान थे और ऐसे में बुआ दादी भी कोई असर नहीं छोड़ रही थी। नित्या ने जब उनकी बात, उनके ताने सुने, वो अंदर ही अंदर टूट सी गई और उसे भी लगा कि अब उस पर कोई यकीन नहीं करेगा।
उसका डर एक हद तक सही था क्योंकि वो कल ही अग्निवंशी फैमिली में आई थी और उसके आने के बाद पहले श्रेष्ठ ने नित्या की वजह से पहली बार अपने भाई को इतना मारा था और आज निक के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया था। अब उसे भी लगने लगा था कि शायद नीरव के साथ ये सब कुछ उसकी वजह से ही हो रहा है और अब उसे ये भी यकीन था कि वो तीनों भी बुआ दादी की बात मानकर नित्या को गलत बोलेंगे। तभी अनिका जी श्रेष्ठ और दक्ष जी को छोड़कर नित्या के साथ उन सबको शौक देते हुए बुआ दादी से अपनी काफी प्लेन आवाज में बोली, ये आप क्या बकवास कर रही हैं बुआ जी? कम से कम सिचुएशन और टाइम तो देख लीजिए, पर नहीं, आपको तो बस अपना मुंह खोलकर कुछ ना कुछ बेकार ही बोलना होता है। अनिका जी की बात सुनकर बुआ दादी का मुंह खुला का खुला ही रह गया था और नित्या भी शौक में थी कि अनिका जी इस सिचुएशन में भी नित्या के लिए स्टैंड ले रही हैं। वही जब देव जी और सीमा जी ने उनकी बात सुनी, उन्हें भी थोड़ा गुस्सा आया कि अनिका जी नित्या के लिए स्टैंड ले रही हैं, उसे सपोर्ट कर रही हैं। तभी देव जी बहुत धीरे से अपनी बीवी के कान में फुसफुसाए, चलो सीमा हो जाओ शुरू, तुम्हें पता है ना कि तुम्हें अब क्या करना है। इस पर सीमा जी अपनी खा जाने वाली नजरों से नित्या को घूरकर अपने पति से बोली, आप चिंता मत करिए और मेरा कमाल देखिए। देव जी ने अपना सिर हिलाया और सीमा जी अनिका जी का ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए बोली, शायद बुआ जी ठीक कह रही हैं अनिका जी। उनकी बात सुनकर अनिका जी अपनी सवालिया नजरों से सीमा जी को देखने लगी। वही नित्या की आंखों से आंसू बहने लगे थे क्योंकि उसे पता था कि सीमा जी अभी कुछ उल्टा सीधा अनिका जी को बताएगी और अनिका जी नित्या से नफरत करने लगेंगी। सीमा जी की बात सुनकर अब श्रेष्ठ और उसके डैड भी सीमा जी की तरफ ही देख रहे थे। सीमा जी ने एक नज़र देव जी की तरफ देखा और फिर अनिका जी से बोली, मुझे नहीं पता था कि हमारी बेटी का नसीब आप लोगों की जिंदगी में भी बुरा समय लेकर आएगा। अब वो तीनों कंफ्यूज हो चुके थे, तो इस बार दक्ष जी ने सीमा जी से पूछा, क्या मतलब? इस पर सीमा जी के बदले देव जी अपना मुंह खोलकर नित्या के लिए जाल बिछाने की कोशिश करते हुए बोले, देखिए आप बुरा मत मानना, पर मेरी बेटी की किस्मत में लिखा हुआ था कि वो जिस भी लड़के से शादी करके उसके घर जाएगी वहाँ कुछ ना कुछ बुरा होता ही रहेगा। उनकी ये बात सुनकर वो तीनों पूरी तरह से शॉक्ड हुए और उनके चेहरे के पूरे एक्सप्रेशन ही बदल गए। उन तीनों के एक्सप्रेशन देखकर तारिका धीरे से अपने दादी से बोली, दादी, आप जो काम नहीं कर पाए लगता है वो इन दोनों ने कर दिया। अब देखना ये तीनों मिलकर उस लड़की को कैसे श्रेष्ठ की लाइफ और अग्निवंशी विला से बाहर निकाल फेंकते हैं। तारिका की बात सुनकर बुआ दादी खुश होते हुए तारिका से बोली, हाँ, और फिर मेरी तारू उतने बड़े विला, उनके पैसे और बिजनेस पर अकेली राज करेगी। जहाँ वो दोनों उनके ख्याली पुलाव पका रही थी, वही अनिका जी ने अपनी थोड़ी ऊंची आवाज में नित्या के पेरेंट्स से पूछा, अच्छा अगर ऐसी बात थी तो आपने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? अब उनके पास इसका शायद जवाब नहीं था और उन्हें अनिका जी के गुस्से से भी थोड़ा डर लगा रहा था। सीमा जी हकलाते हुए अनिका जी के सवाल का जवाब देने की कोशिश करने लगी, वो अंडरस्को। उनको ऐसे देखकर दक्ष जी अपनी दमदार आवाज में बोले, वो इसीलिए क्योंकि आपको ये कहानी हमें सुनानी थी कि आपकी बेटी बुरी है। उनकी बात सुनकर वो दोनों अपनी बड़ी बड़ी आंखों से बस दक्ष जी को ही देखने लगे। वही नित्या से अभी कंट्रोल नहीं हुआ क्योंकि इतने सालों में पहली बार उसे इतना प्यार मिला था और अब वो उस प्यार को खोने की कगार पर थी। ये सब सोचकर नित्या रोने लगी और श्रेष्ठ के साथ उसके पेरेंट्स के आगे अपने हाथ जोड़कर रोते हुए उनसे बोली, माँ मैंने कुछ भी नहीं किया। माँ, पापा, श्रेष्ठ, मैंने कुछ भी नहीं किया। जब उन तीनों ने नित्या को उनके आगे ऐसे हाथ जोड़ते हुए देखा, वो पूरी तरह से शॉक्ड हुए। तभी श्रेष्ठ नित्या के पास आया और उसने सबसे पहले नित्या के दोनों हाथ अलग किए और उसे अपनी बाहों में भरा, जिसे देखकर नित्या के पेरेंट्स और वो दोनों दादी पोती पूरी तरह से चौंक गए। उन्हें लगा था, यहाँ तक कि पूरा यकीन था कि अब श्रेष्ठ खुद नित्या को अपने से अलग करेगा, पर यहाँ तो सब उल्टा हो रहा था। उसने नित्या को अपने सीने से लगा लिया था। अभी नित्या श्रेष्ठ के ब्लेजर को अपनी मुट्ठियों में भरकर बहुत ज्यादा रो रही थी। उसे ऐसे देखकर दक्ष जी और अनिका जी काफी ज्यादा परेशान हो गए। वही श्रेष्ठ नित्या को शांत कराने के लिए उसकी पीठ को सहलाकर उसके माथे को चूमते हुए अपनी सॉफ्ट आवाज में बोला, शश, मैं जानता हूँ नित्या कि आपने कुछ भी नहीं किया और आपको किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। कोई आप पर यकीन करे ना करे, मैं पूरा यकीन करता हूँ। अब नित्या ने अनिका जी की तरफ देखा, जो बस अपनी चिंता भरी नजरों से उसे ही देख रही थी। जब श्रेष्ठ ने नित्या की नजरों को अनिका जी पर महसूस किया, वो समझ गया कि नित्या क्यों उन्हें ऐसे देख रही हैं। श्रेष्ठ ने अपनी मॉम की तरफ देखा और उनसे पूछा, मॉम, आप इन लोगों की बातों में आकर नित्या को ब्लेम करना चाहती हो? जैसे ही उन्होंने श्रेष्ठ का सवाल सुना, उनकी आंखें बड़ी हो गई और वो झट से अपना सिर ना में हिलाकर बोली, नहीं,
मैं भले ही पूजा और रिचुअल्स में बिलीव करती हूँ, पर ये सब नित्या की वजह से हुआ है। इस पर तो मैं भी यकीन नहीं करूंगी, और मैं उन लोगों में से तो बिल्कुल भी नहीं हूँ जो सिक्के की एक बाजू देखकर सारा फैसला ले ले। वैसे दक्ष जी अपनी वाइफ की इस बात से पूरी तरह से सहमत थे। जब श्रेष्ठ और नित्या ने अनिका जी की बात सुनी, उन्हें भी एक राहत मिली। अनिका जी अपनी सीरियस आवाज में आगे बोली, जब तक नीरज को होश नहीं आता और वो खुद अपने मुंह से सब कुछ नहीं बताता, तब तक मैं इसका इल्जाम इस बच्ची पर नहीं लगाऊंगी, फिर ये बात मुझे इसके माँ बाप ही क्यों ना बोले। जैसे ही नित्या ने अनिका जी के मुंह से ये बात सुनी, उसका दिल भर आया और वो झट से अनिका जी के सीने से लग गई। उन्होंने भी नित्या को अपनी बाहों में लिया और प्यार से उसके बालों को सहलाने लगी। नित्या अनिका जी की कमर को थोड़ा कसके हक करते हुए अपनी रुआसी आवाज में बोली, थैंक यू माँ। अनिका जी ने नित्या को खुद से अलग किया और फिर उन्होंने उसके रोने की वजह से लाल पड़े हुए चेहरे को अपने हाथों में थामा। उन्होंने सबसे पहले नित्या के आंसू साफ किए और फिर प्यार से उसके माथे को चूमते हुए बोली, शांत हो जाओ बेटा, हम सब जानते हैं कि नीरज के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। नित्या ने बस अपना सिर हिलाया और अनिका जी की बात सुनकर श्रेष्ठ और दक्ष जी के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ चुकी थी। तभी तारिका अपनी चिड़ी हुई आवाज में अनिका जी से बोली, आंटी आप गलती कर रही हो इंडिस्को। अचानक से अनिका जी उसकी बात को बीच में ही काटकर अपनी ऊंची आवाज में बोली, अब तुम मुझे सही गलत का लेसन दोगी। उनकी तेज आवाज से तारिका घबरा गई और फिर अपनी धीमी और डरी हुई आवाज में ही फिर से उनसे बोली, सॉरी आंटी, पर यह लड़की आपके भरोसे के लायक नहीं है। अब अनिका जी अपनी तेज नजरों से उसे घूरते हुए बोली, अच्छा ये मेरे भरोसे के लायक नहीं है तो फिर कौन है तुम। अब बेचारी तारिका का मुंह बंद हो गया था और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। तभी अनिका जी बहुत धीरे से ही नित्या का हाथ पकड़कर तारिका से बोली, ये मेरे बेटे की वाइफ और मेरी बहू कम बेटी है। जब मैंने इसे अपनी बेटी कहा ना, तब से ही मेरा इस पर ट्रस्ट बढ़ गया और मैं ये बात 110 श्योर होकर बता सकती हूँ कि ये बच्ची कभी भी मेरा यकीन नहीं तोड़ेगी। उनकी बातें जहाँ नित्या के दिल में उम्मीद का दिया जला रही थी, वही तारिका के अंदर आग लगी हुई थी। उसे नित्या से बहुत ज्यादा जलन होने लगी थी, क्योंकि अनिका अग्निवंशी कभी किसी को डिफेंड नहीं करती थी, पर आज पहली बार वो किसी के लिए खड़ी थी। अनिका अग्निवंशी किसी शेरनी से कम नहीं थी, जिन्हें अपना शिकार कब और कैसे करना है वो बहुत अच्छी तरह से पता था। अनिका जी तारिका को अपनी शैतानी स्माइल देते हुए बोली, इतनी दुनिया तो देखी है मैंने और लोगों की आंखों में देखकर उनका सच भी पढ़ सकती हूँ। अब तारिका की डर से हालत थोड़ी खराब होने लगी, जिसे वो लोग भी नोटिस कर रहे थे। अनिका जी तारिका को और ज्यादा डराते हुए बोली, यहाँ ये मेरे लिए तुमसे ज्यादा मैटर करती हैं, तो गलती से भी तुम ऐसी कोई हरकत मत करना कि इसे मेरी नज़रों में नीचे गिराने के लिए कहीं तुम ही खुद इतना नीचे ना गिर जाओ कि चाहकर भी मुझसे कभी अपनी नज़रें ना मिला पाओ। अनिका जी ने साफ और सिंपल शब्दों में ही तारिका को चौन तो कर दिया था, पर वो बैल बुद्धि को ये बात कहाँ समझ आती। उसके अंदर तो अभी भी नित्या को नीचा दिखाने की, उसे अग्निवंशी फैमिली में गलत साबित करके उसे घर से बाहर निकालने की आग लगी हुई थी। उसे कुछ भी करके श्रेष्ठ चाहिए था। अब नीरज तो पूरी तरह से तारिका के बस से बाहर हो चुका था। ऐसे में उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था और वो था खुद श्रेष्ठ। श्रेष्ठ जितना नित्या के लिए सॉफ्ट था उतना वो किसी के लिए नहीं था, और तारिका से तो उसे अलग ही चिढ़ होती थी, क्योंकि वो मौका मिलते ही उससे चिपकने जो लगती थी। श्रेष्ठ ने कई बार तारिका को समझाया था कि उसे तारिका में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, पर फिर भी तारिका के दिमाग में ये बात अभी तक नहीं बैठी थी और न ही कभी बैठने वाली थी। 24 मैं नीरज को अपना ब्लड दे सकती हूँ। वो लोग बात कर ही रहे थे कि तभी ओटी का दरवाजा खुला और डॉक्टर बाहर आए। जैसे ही उन लोगों ने डॉक्टर को देखा, वो सब अलर्ट हुए और दक्ष जी ने डॉक्टर की तरफ देखते हुए उनसे पूछा, डॉक्टर मेरा बेटा कैसा है? वो अभी खतरे से बाहर तो है ना? अब सबकी नजरें डॉक्टर पर ही थी और उनकी आंखों में आस थी कि वो निक से जुड़ी हुई कोई तो अच्छी खबर उन्हें देंगे, पर वो खुद नहीं जानते थे कि उन्हें आगे क्या सुनने को मिलने वाला था। दक्ष जी के सवाल सुनकर डॉक्टर अपनी चिंता भरी आवाज में उनसे बोले, देखिए मिस्टर अग्निवंशी, मैं आपसे झूठ बोलकर आपको कोई भी झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता, पर उनके सिर पर थोड़ी गहरी चोट लगी है। शायद किसी ने बहुत जोर से पीछे से अटैक किया है और सिर पर लगने की वजह से उनका काफी खून भी बह चुका है। उनकी बात सुनकर ही नित्या और अनिका जी काफी घबरा गई थी और वो दोनों बाप बेटे भी अभी काफी परेशान हुए। नित्या ने डर और घबराहट की वजह से अपनी ड्रेस को अपनी मुट्ठियों में जकड़ लिया था। तभी श्रेष्ठ डॉक्टर की तरफ आते हुए उनसे बोला, हाँ तो आपके पास ब्लड अरेंजमेंट होगा ना?
अब उन तीनों, श्रेष्ठ के पेरेंट्स और नित्या, ने भी अपना सिर हिलाया और डॉक्टर से जवाब जानने के लिए उनकी तरफ देखने लगे। तभी डॉक्टर उनकी उम्मीद को तोड़ते हुए उनसे बोले, उनका ब्लड ग्रुप काफ़ी रेयर है एंड इट्स नेगेटिव। ये ब्लड ग्रुप हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है और हमें उनके लिए 2 बॉटल्स ब्लड चाहिए, वो भी अभी अर्जेंटली, वरना हम उनकी जान नहीं बचा पाएंगे। जैसे ही अनिका जी ने डॉक्टर की बात सुनी, वो रोने लगी और डॉक्टर से बोली, ऐसे मत बोलिए, मेरे बच्चे को कुछ नहीं हो सकता, आप कुछ भी करके उसे बचा लीजिए। इस पर डॉक्टर अनिका जी की तरफ देखकर बोले, हम उन्हें बचा सकते हैं, आप सिर्फ ब्लड का अरेंजमेंट करवा दीजिए। श्रेष्ठ ने डॉक्टर की तरफ देखा और बोला, ओ नेगेटिव ब्लड। उन्होंने अपना सिर हिलाया और तभी अनिका जी को कुछ याद आया। अनिका जी ने तारिका की तरफ देखा और अपनी प्लेन आवाज में उन्होंने तारिका से पूछा, तारिका शायद तुम्हारा भी वही है ना? जैसे ही तारिका ने अनिका जी की बात सुनी, उसके चेहरे की पूरी रंगत ही उड़ गई। वो तो झूठ भी नहीं बोल सकती थी क्योंकि अनिका जी और दक्ष जी को उसका ब्लड ग्रुप पता था और ऐसे में अगर वो झूठ बोलती तो वो उन दोनों के साथ साथ श्रेष्ठ की नज़रों में झूठी साबित होती, जो वो किसी भी कीमत पर नहीं चाहती थी। तारिका ने अनिका जी की तरफ देखा और अपनी डरी हुई आवाज़ में बोली, हाँ मेरा भी यही है, पर मैं निक को ब्लड कैसे दे सकती हूँ, वो भी 2 बॉटल्स। मैं पहले ही इतनी नाजुक सी हूँ और अगर ब्लड लॉस की वजह से मुझे कुछ हो गया तो। उसकी बात सुनकर श्रेष्ठ तारिका को घूरते हुए अपनी मॉम से बोला, कोई फायदा नहीं होगा मॉम, क्योंकि ये लड़की नीरव को कभी अपना ब्लड नहीं देगी अंडस्को। अचानक से वहां नित्या की आवाज़ गूंजी, पर मैं दे सकती हूँ। अभी सबकी नजरें नित्या पर ही थी और जब श्रेष्ठ ने नित्या की ये बात सुनी, वो पूरी तरह से शॉक्ड होते हुए बोला, नित्या अंडस्को। नित्या श्रेष्ठ की तरफ देखकर उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, मेरा ब्लड ग्रुप सेम है और मैं नीरव को अपना ब्लड दे सकती हूँ। इससे पहले श्रेष्ठ कुछ बोलता देव जी अपनी वाइफ की तरफ देखकर बोले, ये देखो सीमा, ये लड़की क्या बोल रही है। तभी सीमा जी नित्या की तरफ देखकर अपनी रुड आवाज में बोली, अरे कहाँ से ब्लड दोगी? जब बॉडी में ब्लड होगा तभी दोगी ना, और अगर तुम्हारी बॉडी से 1 बॉटल भी ब्लड निकला तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। अब नित्या अपनी झूठी माँ की तरफ देखकर उनसे बोली, मेरी जान की चिंता करने वाले यहाँ हैं, आपको मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जब देव जी और सीमा जी ने नित्या की बात सुनी, उनकी आंखें सिकुड़ गई। देव जी नित्या को अपनी नफरत भरी नजरों से घूरते हुए ही अपनी बीवी से धीमी आवाज में बोले, देखा कैसे मुंह खुल गया इस लड़की का, इसे तो मैं सबक सिखाऊंगा, बस ये अकेली मेरे हाथ लगे ना, इसकी चमड़ी उधेड़ दी तो मैं भी देव माथुर नहीं। जब श्रेष्ठ और उसके पेरेंट्स ने उन दोनों हस्बैंड वाइफ की बात सुनी, वो पूरी तरह से शॉक हुए और अपनी आंखों को बड़ी बड़ी करके नित्या की तरफ ही देखने लगे। तभी अनिका जी शौक से बाहर आते हुए नित्या से बोली, नित्या तुम मेरे बेटे के लिए अपनी जान खतरे में मत डालो बेटा, हम ब्लड का अरेंजमेंट कहीं और से कर लेंगे और हमें ब्लड भी मिल जाएगा डिस्को। इस पर नित्या अनिका जी की तरफ देखते हुए बोली, हमारे पास वक्त नहीं है और आपका बेटा मेरा भी कुछ लगता है ना माँ। इंसान गलती करता है, इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे ऐसे ही छोड़ दें, वो भी तब जब उसे हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। वो तीनों नित्या की बात सुनकर, उसकी मैच्योरिटी देखकर पूरी तरह से दंग ही रह गए थे। नित्या की एज ज़्यादा नहीं थी, पर वो अपनी उम्र से बहुत ज़्यादा समझदार और निस्वार्थ थी, जो आज उसने साबित भी कर दिया था। वो लोग सोच में ही डूबे हुए थे, पर नित्या डॉक्टर की तरफ आई और उनसे बोली, डॉक्टर आपको मेरा जितना खून चाहिए आप ले सकते हो, पर उसे बचा लो। उसकी बात सुनकर डॉक्टर ने अपना सिर हिलाया और वहां खड़ी नर्स की तरफ देखकर बोले, सिस्टर मैडम को लेकर जाओ। नर्स ने अपना सिर हिलाया और नित्या से बोली, आइए मैडम। नित्या ने अपना सिर हिलाया और फिर उन तीनों की तरफ देखकर बोली, नीरव को कुछ नहीं होगा, आप घबराइए मत, वो ठीक हो जाएगा। इसी के साथ वो उस नर्स के साथ वहां से चली गई। वही वो तीनों उसके जाते हुए अक्स को देख रहे थे और वो चारों बस अपना मुंह बनाकर वहीं खड़े थे। तभी दक्ष जी अपनी बीवी की तरफ देखकर अपनी छोटी सी मुस्कान के साथ उनसे बोले, शायद हमारे पिछले जन्म के ही कुछ अच्छे कर्म हैं जो हमें ये बच्ची अपने बहू के रूप में मिली है। अब तो अनिका जी भी अपने पति की बातों से पूरी तरह से सहमत होकर बोली, आपने ठीक कहा दक्ष। वो बिना अपनी जान की परवाह किए उस लड़के के लिए अपनी जान दांव पर लगा रही है, जिसने उस पर गंदा इल्जाम लगाया। अब इसके बाद भी नीरव अगर नहीं सुधरा तो मैं उसे घर से निकाल दूंगी। दक्ष जी ने अपना सिर हिलाया और अपनी सीरियस आवाज में बोले, हाँ, और इस बार मैं भी तुम्हारे इस फैसले में तुम्हारा साथ दूंगा। वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे पर श्रेष्ठ का ध्यान कहीं और ही था।
उसके दिमाग में बस नित्या की बातें घूम रही थी और उसका दिल अभी प्राउड की वजह से भर चुका था। जहां वो तीनों नीरव और अब उसके साथ साथ नित्या की चिंता में डूबे हुए थे, वही देवजी गुस्से की आग में जलते हुए बोले, लो हो गया कल्याण। वो लड़की फिर से इन लोगों की नज़रों में अच्छी बन गई। उनकी बात सुनकर तारिका उन पर चिढ़ते हुए बोली, अरे ये सब कुछ बाद में सोचना, पहले ये सोचो कि अगर नीरव को होश आया और उसने श्रेष्ठ को सब बता दिया तो श्रेष्ठ हम तीनों का क्या हाल करेगा। जैसे ही तारिका ने ये इमेजिन किया, उसकी रूह कांप गई और वो अपनी डरी हुई आवाज में बोली, वो हमें इतनी बुरी मौत मारेगा जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। अब तो सीमा जी भी डर चुकी थी, पर बुआ दादी पूरी तरह से कंफ्यूज थी कि वो तीनों किस बारे में बातें कर रहे हैं। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तारिका की बात सुनते ही देवजी अपनी शैतानी स्माइल के साथ तारिका से बोले, पर मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। आज रात ही उस नीरव की आखिरी रात होगी। अगर हमें अपनी जान बचानी है तो उसके लिए उस नीरव को अपनी जान से हाथ धोना ही पड़ेगा। वही श्रेष्ठ के दिमाग में अभी नीरव की बातें घूम रही थी, जिसे सोचते हुए वो मन ही मन बोला, नीरव ने मुझे उस पर अटैक होने से पहले फोन करके ये क्यों बोला कि नित्या की जान को खतरा है और कौन है जो नित्या को मारना चाहता है। तभी अचानक से श्रेष्ठ के तेज दिमाग का बल्ब जला और उसकी आंखों के आगे सभी पॉइंट्स जुड़ने लगे। श्रेष्ठ शॉक्ड होते हुए अपने मन में बोला, कहीं इसी घजल से नीरव पर हमला तो नहीं हुआ ना कि उसे ये सच पता चल गया। मतलब वो शख्स जो मेरी नित्या को मारना चाहता है वो घर में था और उसी ने मेरे भाई को जान से मारने की कोशिश की पर मार नहीं पाया। अब श्रेष्ठ के फेस एक्सप्रेशन पूरी तरह से बदल चुके थे और उसकी आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। श्रेष्ठ गुस्से की वजह से अपनी मुट्ठियां भींचते हुए सोचने लगा, भले ही वो नीरव को मार नहीं पाया पर एक बार वो मेरे हाथ लग जाए फिर मैं उसे दिखाता हूं कि श्रेष्ठ अग्निवंशी के फैमिली को हर्ट करने का क्या नतीजा होता। श्रेष्ठ ये सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी उसके कानों पर उसके डैड की आवाज पड़ी, श्रेष्ठ तू क्या सोच रहा है बेटा। उनका सवाल सुनकर श्रेष्ठ ने उन दोनों की तरफ देखा और सोचा, मैं ये बात अभी मॉम डैड को नहीं बता सकता। ये दोनों पहले ही परेशान हैं और ये सब पता चलने के बाद और ज्यादा हो जाएंगे। अब मुझे ही इन सब का पता लगाना होगा। श्रेष्ठ अभी भी उसके ख्यालों में खोया हुआ था, जिसे देखकर वो दोनों कंफ्यूज हुए। तभी अनिका जी श्रेष्ठ की तरफ आई और उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर बोली, श्रेष्ठ अंडस्को। अनिका जी की वजह से श्रेष्ठ उसके ख्यालों से बाहर आया और अपनी मॉम की तरफ देखते हुए उसने पूछा, हाँ मॉम। अनिका जी ने श्रेष्ठ की तरफ देखकर अपनी चिंता भरी आवाज में उससे पूछा, कहाँ खोए हुए हो। श्रेष्ठ ने अपना सिर ना में हिलाया और अनिका जी को हक करते हुए अपनी ब्लैंक आवाज में बोला, कुछ नहीं, बस मुझे नित्या और नीरव की चिंता हो रही है। तभी दक्ष जी श्रेष्ठ की तरफ आए और उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर उसे हौसला दिलाते हुए बोले, उन दोनों को कुछ भी नहीं होगा, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे, तू परेशान होकर अपनी हिम्मत मत हार। अब श्रेष्ठ को भी थोड़ी हिम्मत मिली और वो अपने डैड से बोला, आपने बिल्कुल ठीक कहा डैड, मैं अभी अपनी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हार सकता क्योंकि मुझे आगे बहुत कुछ पता लगाना है। अब वो दोनों पूरी तरह से कंफ्यूज हुए और अनिका जी ने अपनी सवालिया नजरों से श्रेष्ठ की तरफ देखकर उससे पूछा, क्या मतलब। श्रेष्ठ उन्हें कुछ नहीं बता सकता था, जिस वजह से उसने अपना सिर ना में हिलाया और अपनी नॉर्मल आवाज में बोला, कुछ नहीं, अभी के लिए हमें नित्या और नीरव पर ध्यान देना है। वो दोनों भी उनके बेटे की इस बात से सहमत थे। दूसरी तरफ नित्या अभी नीरव को उसका ब्लड दे रही थी। उसके लालची और झूठे माँ बाप ने पहले ही उस पर बहुत सारे टॉर्चर किए थे, जिस वजह से उसकी बॉडी अंदर से काफी कमजोर हो चुकी थी और उसकी बॉडी में खून भी कम था। नित्या खुद भी ये बात जानती थी कि उसके नीरव को ब्लड देने के बाद उसकी खुद की जान को खतरा हो सकता था, पर उसने अपनी जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। यहाँ नीरव को एक नहीं 2 बॉटल ब्लड की जरूरत थी और उसका ब्लड ग्रुप भी काफी रेयर था, जो बहुत मुश्किलों बाद मिलता था। आज नीरव के साथ साथ नित्या की जान भी शायद दांव पर लगने वाली थी, क्योंकि हालत ही वैसे थे और नित्या उसकी बॉडी में ब्लड की कमी हैंडल करे इतनी स्ट्रांग तो नहीं थी। जब 25 आई एम सॉरी नित्या। एक हफ्ते बाद नीरव के साथ हुए उस हादसे को पूरा 1 हफ्ता हो गया था, पर अब तक उसे होश नहीं आया। इस 1 हफ्ते में अग्निवंशी फैमिली पूरी तरह से एक साथ खड़ी थी। वही वो तीनों, नित्या के पेरेंट्स और तारिका, अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे कि वो नीरव के होश में आने से पहले ही उसे अपने रास्ते से हटा दे, पर वहां इतनी कड़ी सिक्योरिटी थी कि उन्हें ऐसा कोई चांस नहीं मिला। जहां वो तीनों निक को ना मार पाने की वजह से परेशान थे, वही श्रेष्ठ अपने भाई के गुनहगार को ढूंढने में बिजी था। श्रेष्ठ को घर में ऐसा कोई भी क्लू नहीं मिला था जिससे उसे कुछ पता चले, क्योंकि देवजी और तारिका ने बहुत होशियारी से सारे सबूत मिटा दिए थे।
अब तो श्रेष्ठ भी पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुका था और ऐसे में नित्या को ये डर सता रहा था कि श्रेष्ठ गुस्से में आकर कुछ उल्टा सीधा ना कर बैठे। इस वक्त श्रेष्ठ और नित्या दोनों हॉस्पिटल में ही थे, जहां श्रेष्ठ डॉक्टर से बात कर रहा था और नित्या निक के रूम में बैठी हुई थी। नित्या अभी उसके फोन में कुछ देख ही रही थी कि तभी उसके कानों पर नीरव की दर्द में कराहने की आवाज पड़ी। जैसे ही नित्या ने नीरव को होश में आते हुए देखा, यो झट से उसकी तरफ आई और अपनी चिंता भरी आवाज में उससे बोली, नीरव क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? पर अभी उसकी आंखें बंद ही थी और वो दर्द में कराह रहा था। नित्या को कुछ समझ में नहीं आया तो उसने वहां मौजूद बेल बजाई, जिसके तुरंत बाद वहां एक नर्स आई और नित्या की तरफ देखकर बोली, यस मैडम। नित्या नीरव से अपनी नजरें हटाकर उस नर्स की तरफ देखते हुए बोली, नीरव को होश आ रहा है, आप प्लीज डॉक्टर को बुला दीजिए। उसने अपना सिर हिलाकर जी में अपना जवाब दिया और वहां से चली गई। नित्या नीरव को उठाने की कोशिश करके अपनी रिक्वेस्टिंग टोन में बोली, नीरव प्लीज अपनी आंखें खोलने की कोशिश करो। पर नीरव अभी उसकी आंखें खोलने के लिए स्ट्रगल कर रहा था, जो नित्या देख पा रही थी और नीरव को ऐसे देखकर उसे बहुत बुरा भी लग रहा था। तभी रूम में श्रेष्ठ डॉक्टर और उस नर्स के साथ आया और वो नित्या की तरफ आते हुए बोला, नित्या। जैसे ही नित्या ने श्रेष्ठ को वहां देखा, वो नीरव की तरफ इशारा करते हुए ही श्रेष्ठ से बोली, श्रेष्ठ देखिए इसे होश आ रहा है। अब डॉक्टर नीरव को चेक कर रहे थे और उसे चेक करने के बाद वो श्रेष्ठ से बोले, डोंट वरी मिस्टर अग्निवंशी, आपके भाई अभी खतरे से बाहर हैं और कोई डरने वाली बात भी नहीं है। आप 2 दिन बाद इन्हें घर लेकर जा सकते हैं। डॉक्टर की बात सुनने के बाद श्रेष्ठ डॉक्टर की तरफ देखकर उनसे बोला, थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर ने बस अपना सिर हिलाया और वहां से चले गए, पर वो नज़र अभी भी वही थी और उसकी नजरें भी नीरव पर ही टिकी हुई थी। डॉक्टर के वहां से जाने के बाद श्रेष्ठ निक के पास आया, जिसने बस अभी अभी अपनी आंखें खोली थी। श्रेष्ठ नीरव का हाथ पकड़कर बोला, नीरव कैसे लग रहा है अभी? श्रेष्ठ बेड पर उठकर बैठने की कोशिश करते हुए बोला, भाई अंडिस्को। जैसे ही उन दोनों श्रेष्ठ और नित्या ने नीरव को उठते हुए देखा, श्रेष्ठ नीरव को फिर से बेड पर लिटाते हुए बोला, 118 लीटर है, क्या कर रहा है और ऐसे झटके से उठने की कोई जरूरत नहीं है। नीरव ने श्रेष्ठ का हाथ पकड़ा और अपनी गिल्ट भरी आवाज में उससे बोला, भाई आई एम सॉरी भाई, मैंने बहुत गलत किया और शायद इसी वजह से मुझे ये सजा मिली है। उसकी बात सुनकर वो दोनों हस्बैंड वाइफ पूरी तरह से कंफ्यूज हुए और उसकी तरफ ही देखने लगे। वैसे नित्या चुप ही थी, वो नहीं चाहती थी कि उसके कुछ बोलने की वजह से नीरव चिढ़े या फिर उसकी वजह से नीरव को कोई तकलीफ हो। श्रेष्ठ नीरव की तरफ देखकर अपनी प्लेन आवाज में बोला, तू क्या बोल रहा है और अभी तुझे ये सब कुछ नहीं सोचना चाहिए। नीरव ने बस अपना सिर हिलाया और तभी उसकी नज़र नित्या पर पड़ी, जो वहां चुपचाप खड़ी थी। नित्या को देखते ही नीरव को देव जी की बातें याद आई, जिसमें उन्होंने बताया था कि नित्या नीरव के मामू की बेटी है। नित्या वही थी जिससे नीरव क्लोज था, जब नित्या उसकी मम्मा रियल मम्मा के पेट में थी। उस वक्त सबने जाने अनजाने में कुछ ऐसा सोचा भी था जो आज सच हो चुका था। जब नीरव ये सब सोचने लगा, उसके होंठों पर हल्की सी स्माइल आई और वो नित्या की तरफ देखकर बोला, नित्या अंडस्को। जैसे ही नित्या ने नीरव की आवाज सुनी, वो अलर्ट होकर नीरव की तरफ देखते हुए बोली, हम। नीरव नित्या की तरफ देखकर अपनी सॉफ्ट और धीमी आवाज में बोला, यहाँ आना। अब नित्या थोड़ी झिझक रही थी और इसी वजह से उसने श्रेष्ठ की तरफ देखा, जिसने अपना सिर हमें हिलाकर नित्या को उनकी तरफ आने का इशारा किया। नित्या श्रेष्ठ की बात मानकर उनकी तरफ आई और श्रेष्ठ के पास आकर खड़ी हो गई। जब नीरव ने नित्या के मासूम चेहरे की तरफ देखा, उसे उसका गिल्ट अंदर ही अंदर खाने लगा। वो नित्या की तरफ एकटक देखते हुए अपने मन ही मन बोला, ये वही लड़की है जिसे मैंने प्रोटेक्ट करने की कसम खाई थी जब ये मामी के पेट में थी, पर अब देखो मैंने ही इसे कितना ज्यादा हट कर दिया। नीरव ने नित्या की तरफ देखा और अपनी सॉफ्ट आवाज में बोला, आई एम सॉरी नित्या, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, पर अब नहीं। अब न मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत करूंगा और न ही किसी और को करने दूंगा। उसकी बातें सुनकर श्रेष्ठ और नित्या दोनों ही उसकी तरफ ही देख रहे थे, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि नीरव अचानक से बदल कैसे गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय IG Unlimited।